हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे क्लास 11th सेकेंड टर्म का एक छोटा सा आसान सा चैप्टर है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे नंबर दिलवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना। तो भाई हम पिछले चैप्टर में यानी कि थर्मोडायनिक्स में हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि सिलेंडर है और इसमें लगा हुआ मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर भर दिया हमने गैस पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या करा था, जो भी ये अंदर का पार्ट है ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। और सिस्टम के अंदर जो भी वेरिएबल चेंज आ रहे थे, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब की स्टडी कर रहे थे, मतलब एज अ होल सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। यानी कि हम बेसिकली देखा जाए तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे थे। किसमें भैया जी? थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अच्छा, तो ये केटीजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई केटीजी में बेसिकली एक सिस्टम के अंदर जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल पार्टिकल है, इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका जो मतलब इस पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर के, प्रेशर चेंज के, वॉल्यूम, इन सब के स्टडी करेंगे। या इस मॉलिक्यूल का, इस पार्टिकल का छोटे से पार्टिकल का ये कितना प्रेशर अप्लाई करता है, इसकी वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले। तो जब भी हम सिस्टम के अंदर, जब भी हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम किसके अंदर भाई पढ़ते हैं? भाई हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर डील करते हैं, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर डील करते हैं। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार का मैक्रोस्कोपिक स्टडी था, और केटीजी में हम क्या करने वाले हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं। मैक्रो है, ये माइक्रो है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। भाई केटीजी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पार्टिकल। जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके जो माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करने वाले, गैस पार्टिकल के मतलब गैस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हम, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? केटीजी कहते हैं। तो केटीजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पार्टिकल्स। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है क्या? लॉज पढ़ने वाले। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 3 लॉ हैं। उनमें से सबसे पहला जो लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब भाई ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसके लिए आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो पर्सनली मैं भी जब क्लास 11th में था तो लॉज तो सारा पढ़ लिए, समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हो जा रहा, बट बाद में क्या होता है कि लॉज याद रहता है बट उसके अंदर क्या चल रहा था वो चीज़ याद नहीं रहता, ठीक है। तो एक तरह से पूरे लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था, पहले भी काम आता था, अभी भी काम आता है। आई होप आपके भी आ सके। तो भाई देखो, बॉयल्स लॉ समझने का एक ट्रिक है, बीटी। बीटी भाई बीटी कॉटन बायो वाले समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो बीटी कॉटन से यहाँ पे बीटी याद कर लो। यहाँ पे बी से बॉयल्स लॉ है, और टी से क्या हो गया भाई? टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो एक हम छल करने वाले हैं। एक्चुअली में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये सब पहले आए थे, बाद में आइडियल गैस इक्वेशन बना था। बट हम छल करने वाले क्या, हम पहले आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करने वाले, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो रफ वर्क है भाई ये। यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है भाई? पीवी बराबर एनआरटी। ये तो भाई सभी को याद होगा जिन्होंने साइंस लिया है, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। अब देखो ध्यान से, टेम्परेचर को कर दिया हमने कांस्टेंट, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। ये एन और आर कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी पीवी, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, या एक तरह से कह सकते हो क्या, पीवी बराबर क्या हो गया? के हो गया, पूरा कांस्टेंट के बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो पीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी जो प्रेशर है, इसको जरा इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो के बाय वी हो गया। कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप घट जाएगा। तो ये था प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, किसमें? चार्ल्स लॉ में, सॉरी बॉयल्स लॉ में। अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले बॉयल्स लॉ का। वो फॉर्मूला क्या है कि भाई देखो, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जाता है, तो K/V1। इसको जरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो P1 V1 बराबर किसके हो गया? K के। इसको मान ले रहे अपन फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V2 के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इसको इधर फेंका तो P2 V2 बराबर क्या हो गया? K हो गया। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हम कह सकते हैं
P1 V1 बराबर किसके हो गया, P2 V2 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई क्या, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिलेशन आ चुका है बॉयल्स लॉ का, ठीक है, कि P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। आइए जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हमने देखा प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और कोई भी क्वांटिटी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ बनता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या वॉल्यूम घटेगा तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, अगर वही आपको प्रेशर अपॉन में 1/वॉल्यूम का ग्राफ दे दे तो ये कैसे होगा। तो भाई देखो, जो प्रेशर होता है दिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम के। इसको जरा y बराबर mx से कंपेयर करो, पावर 1 है, ये पूरी क्वांटिटी a है, यानी कि a की पावर 1 है, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है, बिल्कुल भाई। तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा, थोड़ा गलत बन गया, ओरिजिन से स्टार्ट करना भाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर वॉल्यूम है तो इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, जब प्रेशर 1/वॉल्यूम है तो स्ट्रेट लाइन बनता भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर होगा आप लोग नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं भाई वो है हमारा चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ के लिए सीपी आप याद कर लो भाई। क्या ये सीपी करनाट प्लेस है, नहीं भाई, सीपी का यहाँ पे मतलब है क्या, सीपी का मतलब है सी से चार्ल्स लॉ और पी से है प्रेशर। तो भाई चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट कर दिया था, यहाँ पे हमने क्या टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था, तभी हमारा रिलेशन बना था क्या, कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और देखो स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा बना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब आपको सिर्फ ये बीटी याद है तो इसके आप लॉ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, बस आपको जस्ट बीटी याद करना। सिमिलरली यहाँ पे सीपी याद कर लो, सी से चार्ल्स लॉ, पी से प्रेशर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, रफ में अप्लाई कर लो, पीवी बराबर एनआरटी छल कर लो, ठीक है। अब देख भाई यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों पहले से कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके भाई मेरे, टेम्परेचर के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सिमिलरली उसका मैथमेटिकल रिलेशन देख लिया हमने चार्ल्स लॉ में। क्लियर है भाई। चलो अब जरा इसका रिलेशन बना रहे चार्ल्स लॉ का, कि भाई देखो ध्यान से कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है T1 के, बिल्कुल भाई। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो KT1, इसको नीचे फेंको तो V1/T1 बराबर किसके हो गया, K के। इसको अपन मान ले रहे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम क्या करने वाले भाई, सिमिलरली V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T2 के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे, इसको नीचे फेंकिए तो V2/T2 बराबर क्या हो गया, K हो गया भाई, ठीक है। इसको मान लो क्या सेकंड इक्वेशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि V1/T1 बराबर V2/T2, बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्म में याद करना पसंद करते हैं, इसको इधर फेंक दो भाई नीचे V1/V2 और इसको ऊपर फेंक दो भाई T1/T2, आपको जैसे याद करना वैसे याद कर लो। साफ साफ देख सकते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V1 T1 के और V2 T2 के। चलो भाई, तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया और स्टेटमेंट समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब टेम्परेचर के। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो भाई जिसका रिलेशन है उसी का तो ग्राफ बनाओगे। रिलेशन किस चीज का है यहाँ पे, रिलेशन है वॉल्यूम टेम्परेचर का। रिलेशन किसका बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ये डिपेंडेंट वाला, ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वही वाई बराबर mx, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और हम वॉल्यूम टेम्परेचर का सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, क्या हो गया, एक मिनट। जब भाई क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर क्या है हमारे पास यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ का एक नाम है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसको हम कहते हैं आइसो, आइसो बार। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और बार मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो भाई आइसो बार हमने प्लॉट करा यहाँ पे,
क्लियर है? ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे देख रहे थे हम, इसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये जो ग्राफ बनता है इसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो भाई, हमने देख लिया आइसोथर्म, फिर हमने देख लिया क्या, आइसोबार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बॉयल्स टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास दो आइसोथर्म है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, और जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है वो कैसे करा, पी वर्सेस वी का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। फाइंड फाइंड करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। आइए भाई पता करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, पहले लिख तो दें। आओ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेट सपोज ये जो पहला कर्व है इसको मैंने T1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, T2, ठीक है, तो T1 बड़ा है T2 से, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, T2 बड़ा है T1 से, ऑप्शन सी, दोनों आपस में बराबर हैं, या ऑप्शन डी, कोई सा भी सही नहीं है, नॉट अ, नन ऑफ द अबव, कुछ और ही होगा आंसर। आप लोग पहले ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट करिए, जिसका सबसे पहला सही कमेंट आएगा उसको हम पिन कर देंगे। फटाफट इसको ट्राई करिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो, फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, पहला जो ग्राफ है इसका प्रेशर P1 मान लो, दूसरा जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है, प्रेशर P2। तो दूसरे वाले ग्राफ के लिए T2 के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ज्यादा आ रही है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे T2 बड़ा होता है किसके, T1 पे, T2 बड़ा होता है किसके, T1 से, यानी कि ये वाला रिलेशन सही। प्रेशर बढ़ाते हैं तो भाई टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता है, और ये चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं जस्ट, ठीक है, जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, चार्ल्स लॉ तो हो गया हमारा, चार्ल्स लॉ तो हो गया। अब बात करते हैं क्या, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको समझना है और इस पे ग्राफ प्लॉट करने हैं, क्योंकि इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हमें नॉलेज मिलने वाला है। क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो होती है ना, 1/273 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम के इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना, वो इनिशियल वॉल्यूम के तुलना में 1/273 टाइम्स, अरे यार ये क्या हो गया, 1/273 टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इनिशियल वॉल्यूम में। इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कब, जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। अच्छा, यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, V0 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, 1+1/273, ठीक है भाई। अच्छा, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ऐसे अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, V0, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1+2/273। ऐसे अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, V0 1+3/273। ऐसे अगर मैं T टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं, T टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं या N टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो V0 यहाँ पे 1+ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, T या N लिख सकते हैं, अपॉन में 273, ठीक है। सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है फाइनल वॉल्यूम का, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब इसको देख करके हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। आ जाओ कर लेते हैं भाई। ग्राफ क्या है हमारा, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। अभी हमने देखा, क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, अभी हमने देखा चार्ल्स लॉ में। यानी भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो भाई देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 273 केल्विन पे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वॉल्यूम होगा किसी बॉडी का, उसको हमने क्या मान लिया बेटा, V0 मान लिया। अच्छा, बट अब अगर यहाँ से तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर तुमने यहाँ से क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वॉल्यूम भैया क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली रिवर्स भी पॉसिबल, अगर हमने टेम्परेचर घटाया घटाया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जिस पॉइंट पे वॉल्यूम आकर के 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं।
एब्सोल्यूट जीरो, या इसको 0 केल्विन, या इसको -273 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन क्या होता है, ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, जिससे और ज़्यादा कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है भाई। इस टेम्परेचर पे आके मॉलिक्यूलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल, मतलब केल्विन कभी भी नेगेटिव में होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप। सारे के सारे भाई मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है भाई, जब टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट एक तरह से 0 केल्विन होता है। चलो इसी चीज को हम जरा पढ़ लें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर बिलो, यहाँ पे बिलो लिख देना। ठीक है, बिलो विच टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे आके सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाते हैं भाई, ये स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई, तो हमने यहाँ पे देखा एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देखा, केल्विन कभी नेगेटिव पे जा नहीं सकता, सबसे कम जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। एक चीज को हम प्रूव करके देखते हैं, क्या सही में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा थ्योरेटिकली फॉर्मूला में। आ जाओ देखते हैं। जब भाई हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, -273, 0 केल्विन कर दिया, जब हमने टेम्परेचर को 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो देखते हैं क्या वॉल्यूम जीरो होता है। यहाँ पे क्या करना, -273 पुट कर देना, कर दो भाई। यहाँ पे 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस -273 अपॉन में 273। ठीक है, देखो भाई ये कट गया, कटने के बाद क्या आ गया, 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना आएगा, V0 प्लस माइनस -1 ये तो भाई पूरा जीरो हो गया, यानी कि भाई एट 0 केल्विन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मोशन भी स्टॉप हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस यहीं पे क्लासिकल फिजिक्स में बहुत बड़ी गलती होगी कि भाई एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं गे लुजैक लॉ। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने बीटी पढ़ लिया और सीपी पढ़ लिया, बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट करा भाई। ठीक है, अब गे लुजैक लॉ बचा, अब हमारे पास एक ही चीज कांस्टेंट करने के लिए रह गया। हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर करके देख लिया, प्रेशर कर लिया, दोनों प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर दिया, ये तो पहले से कांस्टेंट है भाई। अब बचा क्या है, सिर्फ वॉल्यूम। तो भाई एट गे लुजैक लॉ, मतलब सॉरी गे लुजैक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। गे लुजैक लॉ में क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो सिर्फ बचा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। यही चीज अभी मैं ग्राफ प्लॉट करते हुए बताया था, क्या कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा। आइसोथर्म का जो सवाल करे थे ग्राफ वाला, उसमें ही तो था, ज्यादा प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, चलिए जरा इसका रिलेशन बना ले रहे हैं, या इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम बातें हो रही है भाई, जब वॉल्यूम को कर दो कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बस आपको बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने, बाकी सारे लॉज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं क्या कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। इसको नीचे फेंकिए तो P1/T1 बराबर क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, K हो गया भाई। चलो ऐसे ही सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है T2 के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, T2 को नीचे फेंकोगे तो P2/T2 हो जाएगा, और बराबर K हो जाएगा, है ना जी, K हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि P1/T1 बराबर किसके होता है, P2/T2 के। तो आप ये भी एक्सप्रेशन चाहो तो याद कर लो, याद क्या करना, समझना था बस। ठीक है, समझना तो इतना ही था बस। अच्छा, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, इसको नीचे फेंकने का भाई, तो P1/P2 और इसको ऊपर फेंकने का बराबर T1/T2, तुम्हें पकड़ के P2। तो भाई ये लो, ये हमारे पास हो गया रिलेशन, जो आपको याद करना याद कर लो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो याद करना ही नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब भैया ग्राफ कैसे प्लॉट करें इसका,
इतना क्यों डर रहे हो यार, जब तुम्हें इतना समझा दिया तो ग्राफ भी प्लॉट करवा दूंगा। देखो भाई, जो रिलेशन है उसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है, यानी प्रेशर आएगा ऊपर, टेम्परेचर आएगा नीचे। अब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन चल रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि वाई बराबर एम एक्स वाला सीन है भैया। ठीक है, पावर 1 है, यानी कि लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? चलो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम क्या था भाई? कांस्टेंट था। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर टेम्परेचर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसको हम कहते हैं आइसोकोर्स या आइसोकोर। ठीक है, आइसोकोर, कोर मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो भाई इतना फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? एक ग्राफ प्लॉट करना, इसका भी, गेलो-जैक लॉ का भी। तो भाई प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, सेम होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा तो क्या बढ़ रहा भाई? प्रेशर बढ़ रहा है। तो आइए ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इनिशियल में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, पी नॉट। मान लो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर पी नॉट होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। तो सिमिलरली टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी तो घटेगा, प्रेशर भी तो घटेगा। और जिस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए? जीरो, उसको ही हम क्या कहते हैं? जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जीरो केल्विन पे प्रेशर भी जीरो, वॉल्यूम भी जीरो, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया, एनर्जी जीरो हो गई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। चलो, तो ये यहाँ पे हमने इसको भी ग्राफ को प्लॉट कर दिया। आगे बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसे हम परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है यार, बार बार मेरे को माइक की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अभी 45 मिनट का लेक्चर खराब हो गया था, साउंड ही नहीं आया उसमें, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पता ही नहीं चला, जेब के अंदर माइक रखा रहता है, मेहनत बर्बाद। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। हाँ जी, तो यार डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या बना, कैसे बना? बस दो लॉ का इस्तेमाल करके आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। कौन कौन सा? एक तो बॉयल्स लॉ और दूसरा गेलो-जैक लॉ। तो भाई अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? सिंपल, बीटी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी बराबर है ना टी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यही बोलते थे ना कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है भाई, ये तो बोला किसने? बॉयल्स लॉ ने, बॉयल्स ने बोला मतलब, है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक लॉ। अब गे भाई साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो पीवी बराबर एन टी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। जरा पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो आपस में दोनों बराबर हो गया ना? बिल्कुल हो गए। तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, वो हो जाता है आर। ठीक है, और आर के बारे में सभी जानते हैं मेरे, आर, आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये ना n इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1 मोल के लिए था। अगर वही बात करूं फॉर n मोल्स, n मोल्स की बात करें तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दो। एक के लिए था तो एक से मल्टीप्लाई, दो के लिए दो से, तो n तो n से मल्टीप्लाई। तो p बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी अपॉन में v। अभी थोड़ा लग नहीं रहा भाई आइडियल गैस इक्वेशन की तरह, तो भाई ध्यान से देखोगे लग जाएगा। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? पी वी बराबर एन आर टी। लो भाई, होगी डेरिवेशन आइडियल गैस इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये शुरू करने से पहले मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख के बताऊंगा।
जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो ना तो ये वाला फॉर्म लगाया करो, पीवी बराबर एनआरटी। और यहाँ पे आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। हम इसको ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में भी चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं, तो अभी हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इसको उठाने का यहाँ चिपकाने का। तो पीवी बराबर एन अपॉन में एन ए आर टी। भाई यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कांस्टेंट आता है, वो है आर अपॉन में एन ए। एवोगैड्रो नंबर तो सभी जानते हैं ना, क्या होता है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं ना एक एवोगैड्रो नंबर में। ठीक है, अब भाई ये आर बाय एन है ना, इसका अगर रेशो निकालोगे तो एक कांस्टेंट आता है, और उसी को अपन कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इस आर बाय एन की जगह पे हम के भी लिख सकते हैं। तो पीवी बराबर क्या हो गया, एन के बी टी। ठीक है, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में इस फॉर्मूले को बना दिया। ठीक है, तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। ये कब लगाओगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। अच्छा, ये कब लगाओगे, अप्लाई कब करोगे, कब अप्लाई करोगे भाई, अप्लाई करोगे इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स यानी कि अगर n गिवन हो तो इसे अप्लाई कर लेना, n गिवन हो तो इसको अप्लाई करना। और वही नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो इसको अप्लाई कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्या, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो भाई पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में क्या है, कुछ अजम्पशन है, कुछ पोस्टुलेट्स है। ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसी का इस्तेमाल करके आगे फर्दर डेरिवेशन हम करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें क्या बोलता है भाई, फर्स्ट पॉइंट, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, हर गैस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एटम को गिन थोड़ी सकते, इतना ज्यादा होता है भाई। ठीक है, दूसरा, द साइज ऑफ गैस पार्टिकल इज टाइनी कंपेयर टू द डिस्टेंस दैट सेपरेट देम एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भाई जो कंटेनर की वॉल्यूम है, ठीक है, और दो पार्टिकल के बीच में दूरी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे साइज पार्टिकल का बहुत छोटा होता है जब आप किससे कंपैरिजन करो, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस से और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, इसके कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, एक डॉट साइज का। तीसरा, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन द रैंडम थर्मल मोशन। ठीक है, रैंडम थर्मल मोशन में होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिगजैग मोशन करते हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला गया टकरा के, फिर इधर चला गया, मतलब एक जिगजैग फैशन में क्या होता है, मोशन होते रहता है पार्टिकल्स का। कुछ ज़्यादा ही गंदा बना दिया, देखो भाई, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे। तो एक रैंडम मोशन होता है, क्यों, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो कुछ उसका काउंटर पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, कुछ पार्टिकल आगे जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल पीछे जा रहे हैं, है ना। तो हर एक पार्टिकल के लिए भाई इसका ऑपोजिट पार्टिकल तो होगा ही, मतलब डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो भाई क्योंकि इन्फिनिट पार्टिकल्स है ना बहुत सारे, तो इसके वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आती है भाई, इसकी वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है, वो क्या आती है बेटा, जीरो आती है। ठीक है, जीरो आती है, आया समझ में। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, चौथा पॉइंट ये है, देयर इज नो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को छोड़ करके, वो भी वॉल से जो कोलाइड करते हैं ना, ठीक है, एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन कह सकते हो। ठीक है, वॉल ऑफ कंटेनर से मतलब कोलिजन को छोड़ करके और कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, और कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है पार्टिकल के बीच में। अब हम आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आइडियल गैस की जीरो होती है। क्या रियल गैस में जीरो होगा, नहीं भाई, रियल गैस में अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट आइडियल गैस में इसको नहीं ले रहे, हम कंसिडर नहीं करते हैं। आगे इतना नोट करिए, रुकिए, पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, कितने पॉइंट हो गए अब तक, हुआ 4 पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट स्टडी करने वाले। पांचवा पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड परफेक्ट इलास्टिक स्फेयर। भाई जो गैस का मॉलिक्यूल है ना, उसको स्फेयर ले सकते हो, और अगर स्फेरिकल ले सकते हो तो इसका वॉल्यूम अप्लाई कर सकते हो, 4/3 πr क्यू, है ना जी। चलो, तो इसको परफेक्टली स्फेयर मान सकते हो। छठा, यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक से एक बात समझनी है आपको, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में,
वो एक तरह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, सॉरी, जो कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच में, उसको अज्यूम करते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है भाई, जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। अच्छा, मोमेंटम के बारे में भाई, मोमेंटम तो हर कॉलिजन में कांस्टेंट रहता है भाई, वो तो हर कॉलिजन में कंजर्व होता है, इसके बारे में तो सवाल ही नहीं करना, कंजर्व्ड। ठीक है, तो भाई मोमेंटम तो हर कॉलिजन में कंजर्व्ड है, बट परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 7th पॉइंट, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कॉलिजन पार्टिकल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन करते हैं। मतलब दो कॉलिजन के बीच में मान लो गया, इसको पट से टक्कर मार दिया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मोशन हुआ। ऐसे ये फर्दर दूसरा कॉलिजन के बीच में भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करा है। तुम्हारे यहाँ पे 7 पोस्टुलेट्स हो गए किसके, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के। 8वां एक और लिख दो कि भाई जो गैस पार्टिकल होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब आइसोट्रॉपिक का तो वैसे मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहे, यहाँ पे हम बट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी स्पीड, वही बेटा वाई एक्सिस में होगी, वही क्या होगी बेटा जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, तो ये आइसोट्रॉपिक का मतलब। तो इतना आप लोग नोट करिए, मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो भाई जो आइडियल गैस हमारा किसी वॉल ऑफ कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर का हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट ये वाला डेरिवेशन होने वाला, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब हमने जब क्या बोलते हैं पोस्टुलेट्स पढ़ा था केटीजी का, तो उसमें देखा था कि यार हम ना एक ही प्रकार के इंटरेक्शन कंसिडर करते हैं, वो है कॉलिजन, और वो भी कॉलिजन किससे, वॉल ऑफ कंटेनर से। तो जब वॉल ऑफ कंटेनर से पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी का फॉर्मूला हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, एक पार्टिकल को लेट कर रहे हैं जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। सो लेट सपोज हमारे पास ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये मूव कर रहा है x डायरेक्शन में vx स्पीड से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो जब ये पार्टिकल जा रहा होगा, मान के चलो यहां से इस वॉल ऑफ कंटेनर तक जाने में टाइम कितना लगा, t लगा, और जिस वॉल से टकरा रहा है उसका हमने एरिया क्या लेट कर लिया, उसका एरिया हमने ए लेट कर लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो जब ये जाएगा इससे टकराएगा और टकरा के वापिस आएगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई चेंज इन मोमेंटम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मान के चलो vx स्पीड से आ रहा था और सेम vx स्पीड से वापिस आने लगा, तो यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम और यहाँ पे इसका फाइनल मोमेंटम। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं भाई तो क्या होगा, mvx, क्योंकि इनिशियली वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा पार्टिकल हमारा। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो भाई वो क्या होगा, माइनस का mvx। चमका क्यों, क्योंकि पहले पार्टिकल इधर जा रहा है, अब कोलाइड होके डायरेक्शन 180 से रिवर्स हो गया, तो इसलिए माइनस mv। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, सिंगल पार्टिकल, ये जो एक पार्टिकल हमने कंसिडर करा है, ठीक है, उस सिंगल पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा, तो डेल्टा पी बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इतना तो सभी को पता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, फाइनल मोमेंटम का वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस का mvx माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, mvx है। जरा ध्यान से देखो कितना आ गया चेंज इन मोमेंटम, तो भाई चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ गया 2mvx। ये जो मोमेंटम था एक सिंगल पार्टिकल का था, ठीक है, सिंगल पार्टिकल का था, सिंगल पार्टिकल का था। ठीक है, अच्छा, जितना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अप्लाई करेगा बॉल पे, उतना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वॉल इस पे अप्लाई करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स वॉल भी इस पे लगाएगा। तो अगर वॉल के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं फॉर सिंगल पार्टिकल, तो कितना होगा भाई, 2mvx। पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं हम इसको, क्योंकि भाई इक्वल और अपोजिट होता ना। ठीक है, अब ये तो हमने देखा एक सिंगल पार्टिकल के लिए, बट जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल है, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, इन्फिनिट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो हमने मान लिया क्या, एक छोटा सा टर्म हम लेट करने वाले हैं, वो क्या है बेटा, स्मॉल एन। स्मॉल एन को हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी कहते हैं, नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे में जो हमने लिया है वो क्या है भाई, वॉल्यूम है। किसी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी कहते हैं। यानी नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ
पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम नंबर डेंसिटी कहते हैं। सो भाई यहाँ से क्या मेरे को कैपिटल एन का वैल्यू मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो स्मॉल एन इंटू में वॉल्यूम, स्मॉल एन इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, अब दिक्कत है भैया, ठीक है एन तो तुमने लेट कर लिया, एन तो हमने लेट कर लिया, बट ये वॉल्यूम कैसे निकाले? बहुत आसान है, एरिया ए दिया हुआ है और मान के चलो कि वेलोसिटी कितना था। देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी एरिया इंटू किससे, डिस्टेंस से, एरिया इंटू डिस्टेंस ही निकलेगा ना, तभी तो वॉल्यूम आएगा। अब डिस्टेंस तो हमें नहीं दिया, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, स्पीड इंटू टाइम से। मान के चलो स्पीड इसका कितना है, वी है, स्पीड कितना भाई, वी है, और टाइम टी है, इससे हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया भाई। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब इसको उठा करके इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर देना, यानी कैपिटल एन का जो फॉर्मूला आ गया, एन एन यहाँ पे एन वी एक्स इंटू में टी, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। ये क्या हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना हो गया, एन वी एक्स इंटू में टी, एन वी एक्स इंटू में टी। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं क्या, फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यानी कि अब हम टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने वाले हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर एन पार्टिकल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो डेल्टा पी, यहाँ पे जो टोटल हमारे पास मोमेंटम आने वाला है वो क्या आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से एक सिंगल को मल्टीप्लाई कर दो तो भाई टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, एन वी एक्स टी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, मतलब बेसिकली हमने क्या करा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंगल पार्टिकल के मोमेंटम से, यानी वो कितना था, 2mvx। ठीक है, तो हमने भाई कैसे निकाला टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल पार्टिकल्स और इनटू में मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल, है ना। तो भाई ऐसे करके हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है, टोटल चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब देखो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है, वो आया एन। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू होगी एन, ये वी एक्स इंटू वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर हो गया, एक 2 आ रहा है यानी कि 2n वी एक्स का स्क्वायर, और क्या आ रहा भाई यहाँ पे m आ गया और t आ गया। ये हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम है। अब देखो क्या सारे पार्टिकल्स एक बार में जाके कोलाइड कर लेंगे, नहीं होगा। क्या हाफ ऑफ द पार्टिकल कोलिजन करने जा रहा होगा और हाफ वापिस आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक अजम्पशन लेने वाले हैं। वो अजम्पशन क्या है, वो अजम्पशन ये है क्या कि एक छोटा सा अजम्पशन है, ध्यान से देखो भाई। अजम्पशन ये है कि हाफ ऑफ द पार्टिकल आर गोइंग टू कोलाइड, ठीक है, हाफ कोलिजन करने जा रहा है और हाफ वापिस आ रहा है। ठीक है, एंड हाफ कमिंग बैक। ठीक है, तो भाई चेंज इन मोमेंटम जो देखा जाएगा वो हाफ ऑफ द पार्टिकल्स के लिए देखा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम हम देख रहे हैं किसके लिए, हाफ के लिए। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल एन, यानी कि भाई जो मेरे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम आया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास हाफ ऑफ द पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल चेंज मोमेंटम कितना है, 2n vx स्क्वायर mt। ठीक है, 2n vx स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, mt आ गया। तो भाई ध्यान से देखो, 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो आया है वो कितना आया है, एन एम vx स्क्वायर इंटू में t, और इसको बॉक्स बना करके बंद कर लीजिए आप। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, हमारा एक तरह से प्रोसीजर क्या होने वाला है प्रेशर निकालने के लिए। तो भाई देख, प्रेशर निकालने के लिए अपने को चाहिए फोर्स। क्लियर है, प्रेशर निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तभी तो फोर्स को अपन एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकाल देंगे, बट फोर्स तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम पर टाइम से। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं भाई, फोर्स कहते हैं। एनएलएम सेकंड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड अप्लाई करके यहाँ पे हम कह सकते हैं। अच्छा, हमें चेंज इन मोमेंटम भी नहीं दिया था, तो वो हमने क्या कर लिया था, निकाल लिया था। और कितना निकाला है ये देख सकते हैं, एन एम बी एक्स स्क्वायर इंटू में टी। अब इससे मेरे को फोर्स मिल जाएगा। तो भाई फोर्स कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना है, फोर्स कैसे मिलने वाला है। तो यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन में टी। अब इस वाले वैल्यू को पूरा छाप दो, एन एम बी एक्स स्क्वायर इंटू में टी, और एक नीचे में टी है,
भाई टी ने टी को मार दिया, ध्यान से देखो, टी ने टी को मार दिया। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आ गया एन एम वी एक्स स्क्वायर, एन एम वी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ और चीज रह रहा है क्या, क्या हमने एरिया का टर्म स्किप कर दिया, और लेट मी चेक। हाँ यहाँ पे एरिया आना चाहिए था, एरिया और इंटू डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे एन, अच्छा हाँ एरिया भी तो पुट करना था भाई यहाँ पे, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे एरिया भी डालेंगे है ना। तो यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे भी एरिया आएगा, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाला था ना, वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम निकाला था एरिया इंटू डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस में तो ये पुट कर दिया, और ये एरिया भी तो डालना है, ठीक है, इसलिए हर जगह यहाँ पे ए लगा दें। तो भाई बेसिकली यहाँ पे ए का टर्म आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए का टर्म आएगा। तो ए तो बच जाएगा, ठीक है, ए तो यहाँ पे बच गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स आ गया, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया ए एन एम वी एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर फोर्स निकल गया मेरे को, मेरे पास तो प्रेशर निकल जाएगा। प्रेशर कैसे निकलेगा भाई, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, ये सारा छाप दे, ए एन एम वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए। भाई यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ने एरिया को खत्म कर दिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला एन एम वी एक्स स्क्वायर आ गया, एन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट किताब में जो स्टेटमेंट होता है, जो प्रेशर का फाइनल रिजल्ट है, वो इस फॉर्म में नहीं होता। एक्चुअली में जो फाइनल रिजल्ट होता है ना प्रेशर का, वो ये होता है, क्या होता है भाई, 1/3 एन एम डी एक्स का स्क्वायर। बट अब ये कहाँ से आ गया भैया, तो एक छोटा असम्पशन और करना पड़ेगा, जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन के पोस्टुलेट में पढ़ा था, क्या कि जो भाई आइडियल गैस होते हैं ना, वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइडियल गैस क्या होते हैं भाई, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और अगर बेटा जी आइसोट्रॉपिक नेचर है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द आइडियल गैस, वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड लिखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। यानी जितनी पार्टिकल की स्पीड वाई डायरेक्शन में होगी, उतनी ही क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी, उतनी कितनी होगी भाई, जेड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, अगर आइसोट्रॉपिक है तो यहाँ पे बी एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई, और ये बराबर होगा बी जे। अच्छा अगर इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही रहेगा, और ये सब बराबर होगा किसके, बी के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये तीनों को सम करने से आ रहे हैं। अगर मैं इन सब पे क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर चढ़ा रहा हूँ, तो तीनों के सम करके वी निकल रहे हैं। अच्छा जरा इसको देखो, ये सारे तो आपस में बराबर हैं, यानी इन सबको लिख सकता हूँ ऐसे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हर दिशा में जो स्पीड क्या रहता है सेम है। यहाँ पे कितना हो गया, वी स्क्वायर बराबर 3 वी एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ से ना वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको इधर फेंक दे तो 1/3 होगी। तो आप देख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1/3 वी, ठीक है, 1/3 वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर चाह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम वी एक्स स्क्वायर की जगह 1/3 वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला कितना था, यहाँ पे भी हमने डेरिवेशन करा था, एन एम वी एक्स स्क्वायर, एन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एन एम वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर जो है तो हम प्रेशर का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, ये बस इसके ये पे 1/3 आ गया, यानी 1/3 एन एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर आ चुका है, प्रेशर आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं 1/3 एन एम वी स्क्वायर, 1/3 एन एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है भाई, नंबर डेंसिटी है, एम यहाँ पे नंबर डेंसिटी है, एम यहाँ पे मास है, ठीक है, मास है। और वी क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है भाई, ठीक है, वेलोसिटी है। तो भाई इतना फटाफट नोट करो, और इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। एक छोटा सा सवाल देखते हैं, सवाल क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे वी का स्क्वायर कर देंगे, तो भाई जीरो तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1/3 एम एन वी स्क्वायर, 1/3 एम एन वी स्क्वायर, जो कि हमारा भी रिजल्ट है, ठीक है, ये रहा हमारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, जो कि यहाँ पे आके एंड हो चुका है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो कौन सा करने वाले हैं, क्या हम प्रेशर को डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे तो आइए लिख करके देखते हैं, कौन सा पेन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो डेरिवेशन होने वाला है वो क्या है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म्स में हम फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। ये काफ़ी आसान है, ध्यान से देखना है बस। अभी हमने देखा क्या, प्रेशर होता क्या है, वो होता है 1/3
एम एन वी का स्क्वायर, 1/3 एम एन वी का स्क्वायर, ये होता है प्रेशर अप्लाइड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। चलिए अब भाई इसको डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आओ जरा देखते हैं। क्या आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? सभी को पता होता है भैया, क्या होता है? माता वैष्णो देवी, नहीं ये फॉर्मूला नहीं, तो मास का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। यानी कि टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके, टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, हमारे पास डेंसिटी है। अब सुनो भाई, अब सुनो, और यहाँ पे देखा जाए क्या, एक सिंगल पार्टिकल का मास क्या है? एन है, ठीक है। टोटल कितने पार्टिकल है? एन, तो टोटल मास एन इंटू एम हो जाएगा, और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर। भाई ये कुछ होता है क्या? एन अपॉन में वी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। ये क्या होता है भाई? ये एन स्मॉल एन के बराबर होता है। याद करिए नंबर डेंसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन यूनिट वॉल्यूम। यानी एन बाय वी को हम क्या लिख सकते हैं? छोटा एन लिख सकते हैं, और इंटू में एन। तो भाई डेंसिटी क्या हो गया? एम इंटू एन। यानी कि फॉर्मूले में एम इंटू एन था ना, एक्चुअली में यही डेंसिटी थी, यही क्या था भाई? डेंसिटी था। तो P बराबर 1/3 रो वी का स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में क्या होता है? 1/3 रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है? वॉल्यूम है, वेलोसिटी है? वही वेलोसिटी है, अभी तो बताया था। वी क्या है? वेलोसिटी है, और रो क्या है हमारे पास? डेंसिटी है। इसको भी नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। भाई एन मोल्स ऑफ गैस, अच्छा मैं नंबर ऑफ मोल्स को ना यार स्मॉल एन के रूप में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल एन लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एन मोल्स ऑफ गैस के लिए। कैसे निकालो, अभी शुरू करते हैं। तो भाई मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो अब तक हमने एक फॉर्मूला का ड्राइव करा, लास्ट में क्या करा था भाई, कि प्रेशर का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में 1/3 रो वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे वी यहाँ पे वेलोसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, देखना जरा। प्रेशर बराबर 1/3, अगर डेंसिटी है तो ऊपर में मास, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे स्क्वायर कर सकता हूँ। अच्छा, एक मैं छोटा सा छल करने वाला हूँ। छल क्या करने वाला हूँ कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। जरा देखो कि इस 3 को बाहर लिखें, ये वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? इसको भी 20 से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो वी हो गया, और क्या बाहर निकल सकता है? ये 2 बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचा? ये हाफ बचा। मास को एम मान लेते हैं, और वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे ये वेलोसिटी इसमें वेक्टर लगा दे रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर लगा दे रहे हैं। भाई अब ध्यान से देखें, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है 2/3 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इससे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, ये भी रिलेशन फेमस है क्या? पीवी बराबर 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये भी काफी फेमस रिलेशन है। अब एनीवेज हमें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो भाई काइनेटिक एनर्जी इसको इधर रखें, है ना। बाकी सबको इधर फेंक दो, बाकी सबको इधर फेंक दो। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? 3/2 उल्टा हो जाएगा ना, कंटिन्यू। एक तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। काइनेटिक का फॉर्मूला किसमें आ गया भाई? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, जहाँ पे पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, और वी क्या है भाई? वॉल्यूम। आई होप आप लोगों को परफेक्ट गैस इक्वेशन यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा, गॉस पता होगा। तो क्या होता है? पीवी बराबर एन। एन मोल्स के लिए क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। एन मोल्स के लिए क्या होता है? एन मोल्स के लिए पीवी बराबर एन आर टी होता है ना, पीवी बराबर एन आर टी। तो पीवी की जगह पर एन आर टी रख दे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया? 3/2 एन आर टी, 3/2 एन आर टी, 3/2 एन आर टी। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, जो टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में पूछ लेते, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछ ले, तो अभी हमने देखा, क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 एन आर टी। नहीं देखा था भाई, क्या होता है फॉर्मूला? 3/2 एन आर टी। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन में, कैपिटल एन अपॉन में, नहीं ये तो नहीं होता है, क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थोड़ा नंबर डेंसिटी से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मोल्स की बात कर रहे हैं तो भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें भी आएगा, बट यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे? एवोगैड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे एन को, एन के जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वह 3/2
कैपिटल एन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इंटू में आर इंटू में टी। भाई एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये है आर अपॉन में एन। ठीक है, ये जो आर अपॉन में एन होता है इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली में रेशो होता है। इसका रेशो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। इसका जो रेशो है कांस्टेंट वैल्यू निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो आर बाय एन की जगह पे हम के भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है कितना? वो आया 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 कितना आ गया? एन एन के बी टी, एन के बी टी। ठीक है, सो ये तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आ गया। ये किसके लिए आ गया? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आ गया। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो 3/2 एन आती। ये क्या था? एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए था। ठीक है, बट वही अगर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में दिया हो, एन के टर्म में दिया हो, तो 3/2 एन केवीटी कर लेंगे। अच्छा, हमें तो क्या पूछ रहा था? फॉर 1 मॉलिक्यूल यानी एन बराबर 1। यहाँ पे एन बराबर 1 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वह है 3/2 केवीटी, 3/2 केवीटी, 3/2 केवीटी। तो यहाँ पे हमारा ये डेरिवेशन भी खत्म हो गया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी। नहीं, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी आर एम एस, देन फिर एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वेलोसिटी क्यों नहीं भैया? देखो मैथमेटिकली कभी बता दूंगा, ऐसे थ्योरेटिकली बता दे रहे हैं। जो रूट मीन स्क्वायर अगर स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा ना, तो एक्चुअली में जो थर्मल वेलोसिटी होती है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, जीरो हो जाती है थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि रैंडमली हर एक डायरेक्शन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पार्टिकल होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड क्यों लेते हैं? क्योंकि यार किसी भी चीज़ को ना स्क्वायर कर दोगे और उससे रूट चलाओगे तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड आएगा, और मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, बाकी आप आरएमएस के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मान सकते हो, लाइन क्लास में कोई भी जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अभी हमने देखा भाई क्या, एक तो हमने बचपन से डेफिनेशन देखते आ रहे हैं, फॉर्मुला देखते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? क्या होता है? वो होता है भाई हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो अपन बचपन से देख रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नोट बाई वर्ड, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 1 मोल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, वही अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें अभी टेम्परेचर के फॉर्म से एक हमने फॉर्मूला बनाया था, ये केवीटी के फॉर्म में फॉर्मूला बनाया था। वो क्या था भाई? 3/2 केवीटी, 3/2 केवीटी। ये दोनों जो फॉर्मूला है वो 1 मोल्स के लिए है। ठीक है, 1 मोल्स के लिए है, या मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंगल पार्टिकल एन बराबर। ठीक है, चलो भाई, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 केवीटी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बता सकते हैं क्या? फ्रॉम ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन। तो भाई फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं क्या कि भाई जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है वो बराबर है किसके? 3/2 के बी टी, है ना जी। अच्छा, ये दो ने दो को मार दिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो इसको इधर फेंक दो। तो भाई वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 3 kBt, 3 kBt, 3 kBt अपॉन में क्या आ गया? एम आ गया, 3 kBt अपॉन में एम आ गया। ये देखो, ये स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। अगर रूट चाहिए तो इसको इधर फेंक दे, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस क्या आ गया बेटा? √3 kBt अपॉन में एम, √3 kBt अपॉन में एम। तो ये यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया, यानी कि वी आर एम एस आ गया, वी आर एम एस। अच्छा, वी आर एम एस का अगर आपको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊँ वी आर एम एस होता क्या है, तो वी आर एम एस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो पहले रूट चढ़ा दो, मीन ले लो। किसका मीन लोगे भाई? किसका मीन लोगे? ऑब्वियसली स्पीड का, वेलोसिटी। तो मान के चले यहाँ पे v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते, अरे पावर चढ़ गया, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो गया भाई? अरे एक मिनट, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डैश vn का स्क्वायर। तो जितने पार्टिकल्स हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने से डिवाइड करके भाई। ठीक है, तो हमने क्या करा? सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर, उल्टा पढ़ते हैं, पहले हमने स्क्वायर लिया स्पीड का, फिर उसका मीन लिया और फिर रूट चढ़ा दिया। तो इसको ही हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। और एक छोटा सा डेरिवेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है आइडियल गैस के लिए, वो आता है कितना? √3 kBt अपॉन में एम। तो
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, VRMS को भाई ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, √3 KBT अपॉन में M, ठीक है। हम इसको RT के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम आ जाएगा 3RT अपॉन में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये भाई इसके वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 1.70 अप्रॉक्स यहाँ पे डाटा ले रहा हूँ मैं, 1.70 √ कितना आ गया, 3RT/M, 3RT/M। तो ये यहाँ पे VRMS आ गया, ठीक है। अब मैं दो स्पीड और लिखवाने वाला हूँ, एक तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड। अब इसका डेरिवेशन तो ना ही हमारे सिलेबस में, ना ही तो मैं भी रिक्वायर्ड है, आप इसको ग्रेजुएशन में पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में पढ़ोगे इससे। चलो आगे बात करते हैं हम क्या, वी एवरेज का फॉर्मूला। कि भाई वी एवरेज का फॉर्मूला आप ऐसे लिख ले, वो क्या होता है, अंडर रूट 8/पाई, बस इसको याद कर लो 8/पाई, बाकी सब सेम चल जाएगा, KBT/M। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 8/पाई और यहाँ पे RT अपॉन में हम लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 8/पाई को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आता है भाई, वो आई थिंक 1.60 के आसपास आता है, 60, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको चेक कर लेना। तो 3RT/, क्या आता है भाई, यहाँ पे M होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब एक और हमारे पास रिजल्ट है, वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जो ज्यादातर पार्टिकल्स के पास जो स्पीड होता है उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 KBT अपॉन में M, ठीक है। और ये जो होता है, ये सबसे कम होता है, यानी 1.4 के आसपास होता है। एक बार इसको चेक कर लेना, 1.4 एक्सेट्रा कुछ होता है अंदर ही, KBT/KBT, सही सही। तो मतलब मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो VRMS होता है, VRMS होता है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है किससे, वी एवरेज से। और सबसे कम जो वैल्यू होती है किसकी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। तो ये ज्ञान की बात मैं आपको 11th क्लास के लिए इसको नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है। ज्ञान की बात में इसको याद कर लो, इसको लर्न कर लो, यहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे और आपसे ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है बस, ठीक है। तो भाई इसका जरा ग्राफ बनाने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में वेलोसिटी। तो भाई छोटा सा प्यारा सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम्म, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, अरे ये तो नहीं आ रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको जोड़ देते हैं। हम्म, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस पे बेसिकली स्पीड ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, क्लियर। और ये वाई एक्सिस पे एफ ऑफ वी ले रहे हैं, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इसका स्पीड क्या है पर्टिकुलर, यानी कि सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम ये तीनों स्पीड का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छा इस ग्राफ का एक नाम है, इस ग्राफ का नाम क्या है, मैक्सवेल 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 डिस्ट्रीब्यूशन का, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। भाई तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर हम ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर ले रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ऐसे लिख रहे हैं, मैक्सवेल स्पीड या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैक्सवेल स्पीड या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है, अगर इसको हम प्लॉट करते ग्राफिकली तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, वो है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनता है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो ज़्यादातर पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, वो ज़्यादातर पार्टिकल्स का। बट इसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी इसके आगे क्या आ जाएगा, वी एवरेज। यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूंगा, यहाँ पे समथिंग लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी 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 एवरेज, ठीक है, वी एवरेज आता है, ठीक है।
और जो सबसे कम पार्टिकल फॉलो करता है VRMS है, बट इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक्स में आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे VRMS। तो ये हमने VRMS और VMPS और VFS का ग्राफ प्लॉट करा, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं VRMS ज़्यादा है VFS से, और VFS ज़्यादा किससे, VMPS, ठीक है। तो एक छोटा सा करता, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यार ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसको 2 लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। एक तो एक्चुअली एक तरह से ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होता है, जिससे किसी पार्टिकल का पोजीशन वगैरह को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या आम भाषा में फॉर क्लास 11 द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, सॉरी यहाँ पे रेस टाइप हो गया, वेज होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होता है, जिसमें कोई पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। तो कोई एक पार्टिकल किसी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज में एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, उसी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक तरह से बेस को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने रास्ते हैं जिससे कोई भी पार्टिकल एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, ऑब्जॉर्ब कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में मैं DOF लिखूंगा, और इसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में समझना भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, वो कौन कौन से मोशन से मतलब एक तरह से एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। तो या तो वो लीनियर मोशन कर सकता है, ट्रांसलेटरी, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं, या तो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन चाहिए, और मोशन 3 प्रकार का हो सकता है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और तीसरा क्या, रोटेशनल मोशन। इन 3 मोशन से क्या कर सकता है, बेसिकली एनर्जी को ऑब्टेन कर सकता है। अब देखो, अगर मैं ट्रांसलेटरी की बात करूँ तो VX में भी हो सकता है, VY में भी हो सकता है, और VZ में हो सकता है, यानी VX, VY, VZ तीनों में हो सकता है। ऑसिलेटरी भी तीनों में हो सकता है, और ऐसे ही रोटेशनल भी तीनों में हो सकता है, क्लियर है। तो इतने सारे वेज हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के, इन्हीं रास्ते को, इन्हीं इंडिपेंडेंट वेज को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है F बराबर 3n-k, F बराबर 3n-k, जहाँ पे F हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। n क्या है यहाँ पे हमारे पास, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। ये k क्या है, k क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, रिश्ता बोल दो, या फिर नंबर ऑफ कंस्ट्रेन बोल सकते हो। कितने कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, इसके बीच में एक कंस्ट्रेन है। ऐसे अगर 3 पार्टिकल हो गए तो इसके बीच में कितना रिलेशन मिल सकता है, 1 2 3। आई होप आपको समझ में आओगे, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा मान के चलो एक सिंगल पार्टिकल है, किसी से रिश्ता ही नहीं बना पाएगा, सिंगल भाई क्या रिश्ता बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, 0, k की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आई होप आपको कंस्ट्रेन या नंबर ऑफ रिलेशन पता चल जाएगा। अगर पता चल गया तो इस पे आइए करते हैं सुंदर से प्यारे प्यारे सवाल। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस की बात करेंगे, देन फिर डाई, देन फिर ट्राई, और ट्राई में 2 केस बनेगा, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अब मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन से आते हैं, जो भी आपके नोबल गैस है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैस है। अब सारे नोबल गैस आ गए, चलो आगे देखते हैं। हे नीरज, आओ करें एक्स रे, आई होप आपको याद होगा, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे आप लोग। तो देखो भाई, He से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ठीक है, ये सारे हीलियम गैस है, और इनके साथ बॉन्डिंग नहीं करते, नोबल गैस होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो नोबल गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करा जाए तो 1 होगा, और जब नंबर पार्टिकल्स 1 होगा तो रिश्ता किसके साथ बनाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, 0। तो फॉर नोबल गैस, फॉर नोबल गैस, यहाँ पे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या होगा, F बराबर 3n-k। भैया जी n तो 1 है और k तो 0 है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुकी है मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स गैस के, मॉलिक्यूल्स के। डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायटोमिक गैस। अब इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो भाई साहब 2 हो गए, और रिलेशन कितना है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एक रिश्ता बना सकता है, यानी k की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इसका जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3n-k। तो भाई n तो यहाँ पे 2 है ना जी, k कितना है, 1 है, तो 3 to 6 -1 5। एक डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रास्ते हैं जिससे एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें 3 तो आपके ट्रांसलेटरी हो जाएगा, VX, VY, VZ, और 2 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ट्राई एटॉमिक कैसे होगा, ट्राई एटॉमिक, तो भाई ट्राई एटॉमिक के ना 2 केस बनते हैं। एक तो बनते हैं लीनियर, ठीक है, सबसे पहला जो केस बनता है
वो बनता है लीनियर, है ना जी। और दूसरा जो बनता है, दूसरा दूसरा क्या बनता है, दूसरा जैसे यहाँ पे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। चलिए अब बात करते हैं किसके लिए, लीनियर के लिए। तो लीनियर गैस का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और डबल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल साफ साफ दिख रहा है, 3 है, और रिश्ता कितना बन रहा है, 1 और 1 में, वही बनना है, 2 रिश्ता बनना है। तो रिलेशन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, 3m माइनस 2, डिस्पुट करके वैल्यू 3 इंटू में 3 माइनस 2, 9 9 माइनस 2 गया कितना आ गया भाई, 9 माइनस 2 गया कितना आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर ट्राई एटॉमिक में लीनियर गैस के लिए कितना आता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 7, क्लियर है। चलो अब नॉन लीनियर की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर में यहाँ पे एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया किसका किसका किसका, ऑक्सीजन। तो इसका एग्जाम्पल है भाई साहब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डायटोमिक हो गया, H2O वाटर, है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होता है, इसकी वजह से रिपल्शन होता है, तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने दिख रहे हैं, 3, और नॉन लीनियर में इसका कितना बनना है, 1 2 3, 3 हो सकता है ना रिलेशन, 3 रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे रिलेशन यानी कि k की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3, जिस पद वैल्यू इंटू में n, और ये माइनस में क्या है, इस वैल्यू को प्लग करना तो कितना आ गया 3, और इंटू में 3, माइनस में कितना हो गया 3, 3 हो गया 9, 9 में से 3 कितना आ गया 6, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुका है किसका, ट्राई एटॉमिक गैस में आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 6 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप फटाफट नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला कौन सा टॉपिक है भाई, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसको भी कर लेते हैं भाई। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for the system in the thermal equilibrium, the energy is distributed equally among its various degree of freedom, और each of energy of each degree of freedom कितना होता है, 1/2 क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्या भाई डिग्री ऑफ यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बताता है क्या, कि जो एनर्जी होती है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस वो बराबर होगा वाई के, वो बराबर जेड ओके, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर रास्ते को एनर्जी बराबर मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/2 केबीटी, 1/2 केबीटी, 1/2 केबीटी। आया समझ में। चलिए तो इसी चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दैट एनर्जी इक्वल टू हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। इसको मैं प्रूव करूँ, अब कैसे प्रूव करूँ, तो देखिए अभी हमने देखा, ये मान के चलो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पार्टिकल कंसिडर करा है उसका मोशन वी में भी हो सकता है भाई, वी में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है बेटा, वी में भी हो सकता है। हमने देखा जो आइडियल गैस होता है, ठीक है, आइडियल गैस जो होता है बेटा जी आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये जो वी एक्स का स्क्वायर है बराबर हो जाएगा वी जी के स्क्वायर के, ये बराबर हो जाएगा इसके वी वाई के स्क्वायर, ये सारे आपस में बराबर, क्लियर। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 3/2 केबी, कितना क्लियर। टोटल एनर्जी जो देखा जाए, टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर और बराबर होगा 3/2 केबी, ठीक है। ये हम जस्ट अभी प्रूव करके आए हैं, ठीक है, अभी इसी से फॉर्मूला टाइप करके आए। अब ये जो वेलोसिटी है वो तो हर एक्सिस में हो सकता है, एक्स में भी, वाई में, जेड में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, हाफ एम, और ये वी स्क्वायर के रहते हैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी, ठीक है। ये बराबर है किसके, 3/3 के, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब ये तो सारे बराबर हैं, यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, हाँ, अगर मैं सिर्फ एक एक्सिस एक्स एक्सिस को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 वी एक्स का स्क्वायर हो गया, क्लियर। और ये बराबर किसके हो गया, 3/2 के बी की। ध्यान से देखो, तो 3 ने 3 को मार दिया, बचा कितना, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 के बी। भैया हाफ हाफ ही मार देते हैं, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, हाफ को खत्म कर देंगे,
तो ये ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी किसमें, एक्स एक्सिस में। तो काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस का कितना आ गया, कितना आ गया भाई, वो आ गया हाफ ये बी। सेम अगर हमने वाई सबको लेट करा होता तो यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए हाफ के दिया जाता, और सेम यहाँ से रिपीट करो जेड के लिए, यहाँ पे थ्री वी जेड का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे फिर कट के यहाँ पे हाफ के दिया। यानी कि जितना एक्स एक्सिस को मिल रहा है एनर्जी, उतना वाई एक्सिस को भी मिल रहा है। हाँ भैया, उतना ही किसको मिलेगा, वी एक्सिस को भी मिलेगा भाई। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, हाफ के बी, हाफ के बी। यहाँ पे हमारा छोटा सा प्रूविंग था, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। थैंक्स। इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बेटर इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अच्छा देखो, इसमें हम ना काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं, अब इतना भी ज़्यादा नहीं सकती नहीं। एक तो हम इसमें सी बी कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हमें सी पी कैलकुलेट करना है, और प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे गामा। गामा क्या होता है, गामा क्या होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्योंकि बराबर होता है सी पी बाय सी बी। तो हमें बेसिकली पहला सी बी कैलकुलेट करेंगे, फिर सी पी, और फिर एक तीसरा टॉपिक है गामा, लेकिन हम गामा को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गामा वही है जो वहाँ पे मिला था, थर्मोडाइनमिक्स में मिला था ना, कौन से टॉपिक में, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में, याद करो। ये बार गामा क्या होता था, कॉन्स्टेंट है, ये वही वाला गामा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये सारी चीज़ फाइंड आउट करना है। कैसे करें फाइंड आउट, भाई स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ, चलो अभी नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, वही होता है ना, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द अमाउंट ऑफ हीट, या मतलब बेसिकली किसी पर ग्राम मोल के लिए, फिर किसी भी सब्सटेंस के लिए हमें कितना हीट जरूरत होता है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी कि डेल्टा की अपॉन में एन डेल्टा, ये इसका फॉर्मूला है। फिर कोई दिक्कत वाली का, अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूँ तो सी बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा। मेरे को पहले सी बी चाहिए। सी बी क्या होता है, सी बी क्या होता है, कांस्टेंट, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, फिर उसकी हीट नोट कर दो, बस कुछ सुझाव देंगे। मेरे को पहले सी बी चाहिए, तो सी बी होता क्या है, सी बी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक, फिर क्या नाम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जरा अप्लाई करो, अप्लाई करो क्या, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी क्या कहता है भाई, कि डेल्टा क्यू गिवन टू द सिस्टम या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, या तो कोई यूजफुल वर्क डन करेगा, है ना जी। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अच्छा देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, साथ साथ है सीबी में क्या होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो भाई डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के। और डेल्टा यू है क्या, चेंज इन एनर्जी ही है, इंटरनल एनर्जी, जो कि होली क्या होती है भाई, टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे तो जीरो मानते हैं, एज इज नॉट एक्चुअली, ठीक है, आइडियल गैस के, रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होता। चलो, अच्छी बात है, प्यारी बात है। अब आगे बढ़ते हैं क्या, यानी कि मैं सीवी के जगह पे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की जगह पे अपन डेल्टा यू लिख सकते हैं, जो कि एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, और अपॉन में क्या बेटा, डेल्टा क्यू। ठीक है, अपॉन में लिख, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अच्छी, अब सुनो, अगर मैं बात करूं किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फोर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, फोर मोनो एटॉमिक गैस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, अभी मैंने ड्राइव करवाया था 3, ठीक है, 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ऐसे मान लो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती है, तो वो तो मिलती रही है हाफ के डी, ठीक है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, हाफ के डी, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितना ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात, कितना, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है, हाफ के डी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना बनेगा, 3/2 के डी, यहाँ पे लिख ले क्या, 4, 4
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ के डी को 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3/2 kb। ये काइनेटिक एनर्जी है मोनोएटॉमिक गैस का, ठीक है, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का कितना होता है, 3 होता है। एफ की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, एफ की वैल्यू 3 होती है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई मार दिया हाफ के डी को। क्लियर है भाई। चलिए अब हमने देखा था सीवी, हमें तो सीवी निकालना था, तो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी लिखना था। अच्छा मान लो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ले, तो यही बराबर क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के बराबर डेल्टा टी। इस वाले वैल्यू को पुट करें 3/2 टी अपॉन में टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। टेम्परेचर ने टेम्परेचर को मार दिया, टेम्परेचर ने टेम्परेचर को मार दिया, तो बचा क्या, सी बी बराबर यहाँ पे 3/2 के बी, ठीक है, के बी आया। अच्छा के बी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी बी बराबर 3/2 है, क्योंकि एक मॉल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के लिए बेसिकली के बी आपके पास, ठीक है। तो सी बी बराबर 3/2 है, सी बी बराबर 3/2 है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अगर सी बी मिल गया तो हम यहाँ से सी पी निकाल सकते हैं, अगर सी बी मिल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सी पी निकाल सकते हैं। सी पी कैसे निकालेंगे, तो सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है। ये कौन सा रिलेशन है, याद करिए, मेयर्स फॉर्मूला, यही क्या था हमारे पास, मेयर्स फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी बी बराबर आर। तो सी पी निकालना हो तो क्या कर देंगे, सी बी प्लस आर कर देंगे। सी पी की वैल्यू कितनी आई है, सी पी की वैल्यू आई है कितनी कितनी कितनी, 3/2 है। सी बी की वैल्यू आई कितनी, 3/2 है, ठीक है, और प्लस में आर, तो कितना हो गया सी पी, कितना हो गया, ये ऊपर गया 2, तो 5/2। तो भाई यहाँ पे सी पी निकाल चुका हूँ मैं मोनोटोनिक गैस का, दूसरा डन। सी बी पहले निकाल दिया था मैंने, कितना निकाल दिया था, 3/2 आर, तो 3/2 आर सी बी आ रहा है, 5/2 आ रहा सी पी आ रहा है। अब मेरे को गामा निकालना है, तो भाई गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV होता है। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV होता है। तो CP देख सकते हो भाई 5R/2 आया है। अच्छा CV कितना आया था, CV कितना आया था भैया, तो CV आया था कितना, ये रहा 3/2, 3/2, 3/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3/2, कुछ कट रहा है, बिल्कुल आर ने आर को मार दिया, दोनों ने को मार दिया। तो भाई मोनो एक तरह से मोनोटॉनिक गैस के लिए जो गामा यानी कि एटॉमिसिटी आई है, कितनी आई है, 5/3 आई है, कितनी आई भाई, 5/3 आई है, ठीक है। इसको पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, कैसे, 3 बन गया 3, और यहाँ पे 26 रिपीट है, 666 चलते रहेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 66 चलते रहेगा। तो एटॉमिसिटी किसका, मोनो एटॉमिक गैस का, मोनो एटॉमिक गैस का कितना आता है, 5/3 आता है, ठीक है। इसको डब्बा बना के रखते हैं। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है, सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे डायटोमिक गैस के लिए। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्या, कि भाई यहाँ पे सी वी क्या होने वाला है, डेल्टा यू अपॉन में टी होने वाला है, यही होता है ना, डेल्टा यू अपॉन में टी। अच्छा भाई यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना था काइनेटिक एनर्जी, कितना था, तो भाई हाफ के जी, हाफ के जी। बट डायटोमिक गैस की बात करें, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। तो अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी कितना हो गया भाई यहाँ पे 5/2, 5/2 केबीटी, ठीक है। इसको उठाने का यहाँ पे चिपकाने का, ठीक है, तो रिस्पेक्ट द वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5/2 केबीटी, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, टी आ गया, टी ने टी को मार दिया, सी भी आ चुकी है 5/2 केजी, 5/2 केजी। इसको मैं 5/2 आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 5/2 आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सी भी आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सी भी आ चुका है। देन फिर सी पी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सी वी प्लस आर करके सी पी निकाल देंगे। सी वी कितना है भाई, 5/2 आर आया है, तो यहाँ पे भी एक आर है, तो 5/2 आर प्लस आर कितना हो गया, 7R/2 आ गया, ठीक है, 7R/2 सी पी आ गया। तो सेकंड पार्ट भी हमने निकाल दिया। ऐसे थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे भाई, गामा, गामा क्या होता है, CP/CV होता है। CP की वैल्यू है 7R/2, ठीक है, और CV की वैल्यू कितनी आई है 5R/2। भाई 2 ने 2 को मार दिया, R ने R को मार दिया, यहाँ पे 7/5 है। 7/5 कितना होता है, आई थिंक ये होगा आपका 1.2 आ गया, हाँ, तो 1.4 आ गया, ठीक है। तो ये रहा किसके लिए, डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस का सीन। अब देखो भाई ट्राई एटॉमिक के लिए आप खुद ट्राई करोगे, होमवर्क करोगे। ट्राई एटॉमिक के लिए लीनियर के लिए क्या करोगे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के 6 ले, 1 के 7 ले लोगे, ठीक है, जिस पर करना आंसर आएगा। क्या भैया कुछ का शॉर्ट ट्रिक है जिससे फटाक फट से आंसर आ जाए, बिल्कुल है, ठीक है।
देखो मैं चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक का डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, गामा निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक, गामा निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए भाई, क्या होता है 1 + 1 + 2 ये होता है गामा निकालने का short trick। यहाँ पे ये क्या होता है, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, और एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चेक कर लें, आगे चेक करते हैं भाई। अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे 3 पुट करें तो यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, तो इसका आ गया 5/5 कितना, ठीक है। ऐसी डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई, यहाँ पे 5 होता है ना, 5 होता है, तो 5 कितने हुए, 7/7/5। यही सॉल्व कर रहा था ना भाई, ध्यान से देखो, है ना। तो भाई ये शॉर्ट ट्रिक से आप किसी का भी निकाल सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका डेरिवेशन कैसा है, देखो बहुत सारे डेरिवेशन करना हम कर भी सकते हैं, बट दैट विल वेस्ट ऑफ टाइम, हमें तो टाइम बचाने की शॉर्ट ट्रिक सीखा ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखने वाले भाई मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन क्या है, पहले आया करता था। ठीक है, अब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि रिसेंट ईयर में ना इसका डेरिवेशन आ नहीं रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर डेरिवेशन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होता नॉलेज मिल गया। ठीक है, आपको हायर क्लासेस में काम है। तो हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ के, मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो देखिए बेसिकली मान के चले कि ये मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो भाई मान के चलो ये सबसे पहले गया, इससे टकराया, और यहाँ से यहाँ जाने में पाथ कितना लगा, तो लंबा लगा। ऐसे ये जाके इसको टक्कर मारा, कितना पाथ, लंबा। फिर ऐसे जाके चलते चलते कितना हो गया, लंबा। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारे टक्कर होंगे, जैसे बहुत सारे रास्ते होंगे। अच्छा, जिन डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस में कोई टक्कर नहीं है उसे फ्री पाथ है, यानी λ1 एक तरह से पहला फ्री पाथ है, फर्स्ट फ्री पाथ। ऐसे करते λ2 सेकंड फ्री पाथ, λn अनथ फ्री पाथ। ठीक है, तो भैया मीन फ्री पाथ कहाँ से, इन सारे फ्री पाथ का जब हम एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि λ1 + λ2 + λ3 ऐसे डेरिवेट करते करते λn, और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब सारे फ्री पाथ का हम एवरेज ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ कहते हैं। और फिर ये जो मीन फ्री पाथ है, ये जो मीन फ्री पाथ है होता क्या है, इट इज द एवरेज, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल between the two successive collision, between the two successive collision। भाई दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज फ्री पाथ है, उसमें कोई कॉलिजन नहीं हो रहा होता, उसी के एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। और छोटा सा डेरिवेशन होता है, थोड़ा सा बड़ा सा डेरिवेशन होता है, वो करने के बाद ये जो लैम्डा की वैल्यू आती है, मतलब मीन फ्री पाथ की वैल्यू आती है 1/√2 n πd²। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आता है। तो आइए इसका डेरिवेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, बोलिए पहले। चलो, अब डेरिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पार्टिकल को अज्यूम करना पड़ेगा, इस पार्टिकल का रेडियस क्या बेटा जी, r है। अब हम क्या करने वाले, मान के चले एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल बाहर है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, एक पार्टिकल चलो यहाँ है, ठीक है। अब बताओ पार्टिकल किस किस को टक्कर मारेगा, ठीक, और बना ले, किस किस को टक्कर मार सकते हैं, तो भैया इसको मार सकते हैं, है ना, इसको ही मार सकते हैं। बट ये तो बिल्कुल बाहर है, इसको नहीं मारेगा, इसको नहीं मारेगा, इसको नहीं मारेगा, इसको नहीं मारेगा, यानी कॉलिजन तो ये दोनों को ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अजम्पशन लेके चलना है, अजम्पशन क्या लेके चलना है, अजम्पशन कि रेस्ट एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हो, बाकी सारे पार्टिकल को हम रेस्ट पे मान लेते हैं। तो रेस्ट ऑल पार्टिकल, ऑल पार्टिकल, ठीक है, या ऑल पार्टिकल्स, ऑल रिमेनिंग पार्टिकल्स, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग पार्टिकल्स, रिमेनिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल आर एफ रेस्ट, आर एफ, ये बाकी सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं, सिर्फ मूव यही कर रहा है किस वेलोसिटी से, vx के वेलोसिटी से, बाकी सारे पार्टिकल रेस्ट पे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमने क्या करा, एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर रहा, इसका भी रेडियस क्या ले लिया, आर ले, और हम एक चीज मान चुके हैं कि सारे पोस्टुलेट में लिखा था सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं काइनेटिक गैस में। जो आइडियल गैस होते हैं सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे आइडेंटिकल होते हैं और पॉइंट मास के होते हैं, बट रियलिटी में पॉइंट मास नहीं होता। ठीक है, रियलिटी में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पॉइंट मास नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मास होगा भाई। ठीक है, यही रीजन है कि कोई भी गैस लीक होती है ना, या कोई भी साउंड आता है, तो साउंड हमें पहले सुनाई देता, उस गैस का स्मेल बाद में आता है, क्योंकि साउंड तो अपनी स्पीड से चलेगा, बट गैस उस स्पीड से नहीं चलता। गैस में क्या होता है, बहुत सारे गैस पार्टिकल में कॉलिजन होते हैं, और कॉलिजन के कारण स्पीड कम हो जाता है, इसलिए हमें
जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं उसका साउंड पहले आता है बट स्मेल थोड़ी देर बाद में आता है, या कोई गैस लीकेज है उसका साउंड पहले आता है स्मेल बाद में आता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका मास होता है, ठीक है, और मास होगा तो आपस में कॉलिजन है, और कॉलिजन होगा तो एक तरह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन की वजह से क्या होता है, स्पीड का स्लो डाउन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो भाई अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आइडियल गैस के लिए बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब एक कॉर्नर में तुम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो तो उस परफ्यूम का स्मेल ना इंस्टेंटली हमारे पास आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई एक्चुअली में पार्टिकल्स ना ही पॉइंट साइज के होते, पूरा इतना छोटे नहीं होते, और ना ही स्फेरिकल होते टोटली, और एक तरह से उनका कोई ना कोई मास होता है। रियलिटी में क्या होता है, मास होता है, ठीक है, और कॉलिजन होने की वजह से स्पीड स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन होता है, इसलिए हमें स्मेल बाद में आते हैं, साउंड पहले आता है। क्लियर है? तो एक्चुअली मीन फ्री पाथ वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो आइए डेरिवेशन करते हैं इसका मीन फ्री पाथ का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान के चलो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आने वाले जो जो पार्टिकल्स का कोलिजन होगा बाकी सबके से कोलिजन नहीं होगा। चलो मान लो क्या, ये जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है उसको डी मान लिया। तो डी क्या है भाई, यहाँ पे आर प्लस आर है। डी है क्या यहाँ पे, एक यहाँ पे छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। और डी क्या है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर जो माना है उसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या कि किसी डेल्टा टी टाइम्स में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको हमने कंसिडर करना, और उस पार्टिकल का मास क्या लेगा, एम लेगा। यहाँ पे क्या, लेट अ पार्टिकल, अ पार्टिकल ऑफ मास एम, ऑफ मास एम, मूविंग विथ, मूविंग विथ v वेलोसिटी, v वेलोसिटी। चलो, तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल इन टाइम, इन टाइम डेल्टा टी। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इसके क्या माना हमने, वी मान लिया, एक्स हटा दे रहे हैं, सिर्फ वी लिख लेंगे, ठीक है, वी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? डिस्टेंस। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सिलेंडर का, तो कितना कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों निकाल रहे, सिलेंडर का एरिया अभी पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो पाई आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि आर यहाँ पे डी है, तो डी का स्क्वायर कर दिया हमने। और हाइट, ये वाला हाइट, अब ये हाइट तो हमारे पास है, बट हाँ डिस्टेंस है इसका, ठीक है। डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम ले लो। तो ये एरिया ऑफ, सॉरी एरिया बोलने पे वॉल्यूम होना चाहिए ना, क्योंकि हम 3D में सिलेंडर ले तो वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी मिस्टेक होगी, लेकिन next पे, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं कर, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, वो निकलता है एरिया इंटू में हाइट से। तो एरिया तो पाई डी स्क्वायर हो गया, और हाइट क्या है इसका, डिस्टेंस है, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि उस वॉल्यूम के अंदर कितने कॉलिजन हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है। तो उसके लिए एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम, क्या कि लेट यहाँ पे एन नंबर डेंसिटी, इसको हमने पहले भी करा था फिर दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर डेंसिटी हो गया, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होगा, कैपिटल एन, कैपिटल एन अपॉन में वॉल्यूम, कैपिटल एन अपॉन में वॉल्यूम, कैपिटल एन अपॉन में वॉल्यूम। यानी अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे को एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इन स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, देखिए हमारा जो पार्टिकल चाहिए, वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, एन बराबर, एन बराबर इसको मल्टीप्लाई करें, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे बेटा है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमने पहले निकाल दिए, तो इस वॉल्यूम को उठाने का यहाँ पे चिपकाने का। तो कैपिटल एन बराबर क्या हो गया, एन, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इंटू टाइम, पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने ये भी क्यों निकाला, ये हमने निकाला कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो छोटा सा हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्या, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कोलिजन
कॉलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बस आपका जो कॉलिजन आया ना, नंबर ऑफ कॉलिजन, उसको डिवाइड कर दो किससे, उसको डिवाइड करो टी से, यानी इस वैल्यू को हम टी से डिवाइड कर लेंगे, इस वाले वैल्यू को टी से, यानी एन पाई डी स्क्वायर वी टी, एन पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये टी ने टी को मार दिया। यहाँ पे जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आया है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में भाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो कितना आया है, वो कितना आया है, एन पाई डी स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी, एन पाई डी स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। हमने ये वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक तरह से कॉलिजन से कैसे रिलेट कर दिया, देख, इसी वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इतनी ही तो कॉलिजन होगी। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, पहले ही एक चीज नोट कर लेना कि भाई जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, उतना ही उसके अंदर कॉलिजन होगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। ये फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन होगा, ठीक है, इन दैट वॉल्यूम। तो भाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अगर मैं बोलूँ टाइम, टाइम पीरियड मेरे को निकालना है, अब कौन सा टाइम, यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी है सारे कॉलिजन होने में टाइम सेम लगे। भाई हो सकता है यहाँ से यहाँ कॉलिजन होने में टी वन टाइम लगा, ठीक है, यहाँ से आने में टी टू टाइम लगा, यहाँ पे ऐसे करते करते टी एन, तो सारा टाइम पीरियड सेम थोड़ी है, कॉलिजन का दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में टाइम पीरियड तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सबका, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सेम डेफिनेशन है, एवरेज टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में कोई कॉलिजन नहीं हो रहा है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या ये होता क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो इट इज एवरेज एवरेज ऑफ टाइम पीरियड, ऑफ टाइम पीरियड between between two successive करेंगे, between two successive करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मीन फ्री पाथ जैसा डेफिनेशन है, बस यहाँ पे टाइम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, वन बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लग करिए, यहाँ पे एन पाई डी स्क्वायर इंटू में वी, यहाँ पे वी वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी दिखाने के लिए मैं ऐसे वेक्टर का साइन लगा दूँगा, तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 1 में एन पाई डी स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी, तो ये मेरे पास टाइम आ गया। बट अब हमें तो निकालना था मीन फ्री पाथ, आपने भैया निकाल दिया टाइम। तो भाई अगर टाइम निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीन फ्री पाथ निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालने वाले हैं, तो देखिए मीन फ्री पाथ निकालना, ठीक है, मीन फ्री पाथ निकालना, तो है तो डिस्टेंस ही ना, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो निकाल चुके हैं भैया, क्या होता है वेलोसिटी इंटू, सॉरी स्पीड क्या है, स्पीड तो निकाल चुके हैं ना, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू क्या होता है, स्पीड टाइम होता है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, है ना जी। स्पीड क्या था, वी था, है ना जी। अच्छा टाइम क्या है, टाइम अभी निकाला हमने, क्या है ये 1/n पाई डी स्क्वायर वी, 1/n पाई डी स्क्वायर वी, 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू में वी ने वी को मार दिया। यहाँ पे जो हमारा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, 1/n पाई डी स्क्वायर। बट हमने जो रिजल्ट में देखा था इसमें रूट पाई आ रहा था, सॉरी हमने जो फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में देखिए √2 आ रहा था, चेक करिए हमारे डेरिवेशन में ये तो आया नहीं, बट ये आ गया एन पाई डी स्क्वायर आ गया, ये √2 वाला फैक्टर कहाँ से आ गया, तो इसको समझते हैं। देखो जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो जिस पार्टिकल को हमने कंसिडर करा था उसको छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल को हमने रेस्ट में आना था, बट रियलिटी में क्या सारे पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर रेस्ट में नहीं होते तो उनका भी वो भी कुछ ना कुछ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, मीन फ्री पाथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी यहाँ पे अगर बाकी सारे पार्टिकल अगर मोशन में है तो यहाँ पे एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अब भाई इसका डेरिवेशन करने के लिए तो बहुत मतलब तगड़ा मैथमेटिक्स और डेरिवेशन वगैरह है, उसे आप ग्रेजुएशन में डील करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट या छोटा सा उसका रिजल्ट इस्तेमाल करना क्या कि इन रियलिटी इन रियलिटी मतलब यहाँ पे रियल गैस की बात करेंगे। भाई जो रियल गैस होते हैं ना, जो रियल गैस होते हैं
ये सारे मूव कर रहे हैं। इन रियलिटी ऑल गैस पार्टिकल्स आर इन मोशन, रैंडम मोशन में होते थे, ठीक है। एक तरह से ब्राउनियन मोशन कर रहे होते, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन कर रहे होते ना, रैंडम मोशन। तो अगर रैंडम मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल धस पे नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव टू कंसिडर, यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसका कॉन्सेप्ट, एवरेज एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। और एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वो होता है √2v, ठीक है। ये रिजल्ट जस्ट आप याद कर लो, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होना है, जैसे ये √2 का फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। √2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/n पाई d², और यहाँ पे एक √2 आ गया। तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, √2 का फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n पाई d², ठीक है। अगर आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो n के बारे में पता है, कैपिटल N अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम नेचर, ठीक है। तो इसको इसमें प्लग कर दो, तो ये आ गया क्या, वॉल्यूम अपॉन में √2 कैपिटल N पाई, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास दो रिजल्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेन के ऊपर वाला है। अब देखें यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो हमारा मेन फ्री पाथ है उसके डिपेंड करता है वॉल्यूम। ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो बेसिकली क्या होने वाला है, मेन फ्री काफ़ी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन, और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को खत्म कर दिया। तो भाई अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।